बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज योजना की लॉन्च। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद हुई शुरू। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है सीएम का चयन। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज योजना को लॉन्च किया। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए देश भर में तमाम वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने देश भर के राजभवनों में आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। सामान्य वर्ग से 4, ओबीसी और आदिवासी वर्ग से 5-5 नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब 4 नाम ही बचे हैं। वहीं डिप्टी सीएम के लिए भी ओबीसी वर्ग से अरुण साव और सामान्य से विजय शर्मा का नाम चर्चा में है। इस बार मंत्रिमंडल में सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दबदबा रहेगा। सरगुजा संभाग से 3, बिलासपुर संभाग से 3-4, रायपुर संभाग से 2-3, बस्तर से 3 और दुर्ग संभाग से 2 नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के सीएम और अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक कल थम जाएगी। आज मध्य प्रदेश में सीएम के चयन के बाद यहां का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। बता दें कि मंगलवार को पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए तीनों ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। वहीं रविवार को वसुंधरा राजे से विधायकों की मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वरिष्ठ नेताओं से जीते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वे पार्टी कार्यालय भी आते हैं। ऐसे में ये एक सामान्य मुलाकात है। प्रहलाद गुंजल के वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने के बयान पर भी जोशी ने कहा कि ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा है तो उसे भी देखेंगे। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक के सवाल पर जोशी ने कहा कि जल्द ही विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों के अनुसार मंगलवार को विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसंबर को जयपुर में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ लगभग 1 दर्जन मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से किए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल सांसद के द्वारा कानून ही बना सकता है। ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस कवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। वहीं गुलाम नबी बोले कि ये जजमेंट
सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से कह रहा था इसका फैसला सिर्फ संसद और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जाहिर है सरकार ने खुद ही कानून बनाकर आर्टिकल 370 हटाया है तो वह इसे वापस नहीं लेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी इसमें सुनवाई करें। 4 महीने इस पर बहस हुई, उसके बाद जो फैसला आया उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ ये हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक थी जो अब नहीं रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निराश हूँ लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ तक पहुँचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम भी लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी बताया जा रहा है। बता दें कि अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज जहां भी छापेमारी खत्म हो सकती है और इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। ओडिशा के बोलांगीर स्टेट बैंक में गिनती करा रहे बैंक के रीजनल हेड भगत बेहेरा ने रविवार को देर रात कहा कि 176 बैग की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें 305 करोड़ कैश मिला है। वहीं टिटलागढ़ में साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक साहू व संजय साहू के आवास से 11 करोड़, संबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 37.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इन नोटों की गिनती संबलपुर स्टेट बैंक में चल रही थी। शनिवार रात 9 बजे गिनती खत्म हो गई थी। आयकर सूत्रों के अनुसार लोहरदगा स्थित आवास से 11 करोड़ और रांची से 3 करोड़ रुपए मिले हैं। गौरतलब है कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर से चल रही है। बता दें कि कांग्रेस सांसद से करोड़ों रुपए कैश मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद रकम उनके परिवार के बिजनेस का है, इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है कि इतनी रकम कहां से आई है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस मामले में भाजपा की ओर से अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जबकि आयकर विभाग का ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी कि 11 दिसंबर को छठा दिन है। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसमें झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ कैश मिलने का विरोध जताया गया। वहीं संसद में आज महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। लोकसभा में विपक्ष एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए समय नहीं देने की बात को प्रमुखता से उठा सकता है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को हुई पिछली बैठक में महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी। इसके बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म होने का प्रस्ताव पेश हुआ, जो पास भी हो गया था। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होनी हैं, जिनमें से 5 हो चुकी हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई इस सत्र की शुरुआती 5 बैठकों में कई मुद्दों पर हंगामे हुए। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सांसदों की भी बैठक हुई थी, जिसमें संसद के लिए विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई थी। कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद सदस्यता गंवा चुकी महुआ मोइत्रा की मानहानि याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महुआ ने ये याचिका भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत देहादराई के खिलाफ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कैश फॉर क्वेरी मामला झूठा है। निशिकांत और देहादराई ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। दरअसल निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था
था कि बिजनेसमैन दर्शनन हीरानंदानी से पैसे लेकर महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे हैं। इनमें से कुछ सवाल अडानी समूह से जुड़े थे। इसके अलावा अनंत देहाद्राई ने सीबीआई से शिकायत की थी कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को लोकसभा के ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस दिया था। महुआ मोइत्रा ने इस आधार पर 50 से 61 सवाल पूछे गए थे। बता दें कि दिल्ली एचसी में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे, देहाद्राई और कुछ मीडिया संगठनों के खिलाफ केस मानहानि दर्ज किया था। हालांकि बाद में महुआ ने मीडिया संगठनों को केस से हटाने की मांग की थी, जो कि कोर्ट ने मान ली थी। अब केस सिर्फ निशिकांत दुबे और अनंत देहाद्राई के खिलाफ चल रहा है। हिमाचल सरकार के 1 साल के जश्न कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी नहीं आएंगी। हालांकि प्रियंका गांधी पिछले कल ही शिमला पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रियंका को कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया था, मगर अब वह इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। प्रियंका ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सूचना मुख्यमंत्री को दे दी है। इसकी वजह नहीं बताई जा रही। इससे कार्यकर्ताओं के जोश को झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस सरकार धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल पूरा करने पर जश्न मना रही है। इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार के 365 दिन में किए फैसले और अब तक पूरी की गई 3 गारंटियों के बारे में जनता को बताएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुबह शिमला से धर्मशाला के लिए उड़ान भरने से पहले जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से धर्मशाला के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू अब कचहरी चौक से रैली स्थल तक रोड शो नहीं, मार्च पास्ट करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पुलिस ग्राउंड में 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद हुई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।